ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ एम्पलीट्यूड, जो कि एज पर द सिलेबस फर्स्ट टॉपिक है, बट हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक हम यही करेंगे। तो ये इंटरफेरेंस है। हमने बीएससी में यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो देखा था ये वही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, देखो एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया हुआ है। उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में यहाँ पे है, सपोज हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट पे एक सोर्स रखा हुआ है। ओके, ए पॉइंट से और दो स्लिट्स है S1 एंड S2। करेक्ट, सोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स का है। सो ए सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो सोर्स से सेम डिस्टेंस पे है। दोनों स्लिट S1 और S2 की जो डिस्टेंस है स्लिट से सेम है, लेकिन वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, d डिस्टेंस पे, जो कि d यहाँ पे गिवन है। अब एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन x। स्क्रीन हमारी यहाँ पे रखी हुई है। सो सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता है और स्लिट S1 में से निकलता है, और S1 के बाद में उसने कितनी लेंथ ट्रेवल की, L1, L1th लेंथ ट्रेवल करके वो यहाँ पर पहुंचता है, दिस इज x। दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास में S2 में आता है और यहाँ से वो L2 लेंथ ट्रेवल करके निकलता है, सेम पोजीशन पे पहुंचता है x। तो x पे क्या होगा, एक तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन को डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वेव की तरह समझे तो वहाँ इंटरफेरेंस होगा। सो द इलेक्ट्रॉन कैन अराइव एट x बाय पासिंग थ्रू आइदर S1 और S2। पहुंचना x पर ही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो चाहे वो स्लिट S1 से निकले चाहे वो S2 से निकले, उनके पास दो रास्ते हैं। अब हम इनको स्टेट से करते हैं। नाउ द एम्पलीट्यूड फॉर द अराइवल एट x of an electron which passed through S1 can be written as the product of two amplitudes phi 1। अब हम पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और फाई हमारे पास, इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था, यहाँ फाइनल स्टेट होती है, यहाँ इनिशियल स्टेट लिखते हैं वो, यानी कि कोई सिस्टम हमारा जो इनिशियल स्टेट में था वो फाइनल में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड होता है फाई। अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले कहाँ था, ए पे था, और फाइनल कहाँ पर पहुंचा, एक्स पे पहुंचा। तो यहाँ तक एक तरीका तो ये हो गया लिखने का। दूसरा तरीका हमारा इसको इस तरह से है, क्योंकि जब वो ए से निकला और एक्स पे पहुंचा तो बीच में एक S1 स्लिट आई थी। सो ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, और इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में भी प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ए से निकल के S1 पे पहुंचा और S1 से निकल के x पे पहुंचा। तो जो phi 1 प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है फॉर इलेक्ट्रॉन 1, दैट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स। दो एम्पलीट्यूड्स का यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, एक तो a S1 वाला और एक S1 से x वाला। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन S2 से निकला होता तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड phi 2 होता, और यहाँ पर ये है, और S2 का आपको समझ में आ गया। अब नाउ क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो S1 में से गया है या S2 में से गया है, तो आर्बिट्रेरी स्टेट अगर अपन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे मिक्सचर का सबका कॉम्बिनेशन लेते हैं। सो वी पोस्टुलेट दैट द फाई for the arrival at the point x of the screen of an electron emitted from A is the linear superposition of phi 1 and phi 2। वो दोनों का मिक्सचर होगा, बिकॉज वी डोंट नो वो S1 जो x पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वी डोंट नो वो S1 से पहुंचा या S2 से। सो जो XA होगा, यानी कि हमें बस इतना पता है कि A से निकला और x पे पहुंचा, हमने इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ से गायब कर दी है। सो वो फाई होगा हमारा फाइनल, और वो phi 1 और phi 2 दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी होगी S1 से गुजरने की भी और S2 से गुजरने की भी। तो यहाँ पर phi 1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे phi 2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ओवरऑल इसको समेशन रख दिया। समेशन में यहाँ SI लिख दिया, I की वैल्यू जो है 1 और 2 हो सकती है। नाउ 3.30 है, ये हम जानते हैं क्या होता है, ये क्लोजर रिलेशन होता है सभी इंटरमीडिएट पोजिशन के लिए, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पर हमने देखा, एज कैन बी इजिली सीन द लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ एम्पलीट्यूड लीड्स टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता है वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग एट स्लिट 1 और 2 हैव द सेम फेज। स्लिट 1 और 2 पर पहुंचने तक तो फेज सेम था, क्यों, क्योंकि ए से निकला और हमारे पास में S1 और S2 पे ये दूरी और ये दूरी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। इफ दिस इज सपोज डिस्टेंस L, दिस इज ऑल्सो L। तो बिकॉज सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है, पाथ लेंथ सेम है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जितना फेज S1 वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही फेज S2 वाला गेन करेगा, तो उनका तो सेम फेज होगा। लेकिन जब वो स्क्रीन पे पहुंचते हैं तब तक उनकी लेंथ चेंज हो जाती है, इसलिए उनकी पाथ लेंथ चेंज होने की वजह से उनके पास फेज अलग आ जाता है। क्योंकि लेट्स सी इन द डायग्राम, डायग्राम में आप देखिए L1 इज नॉट इक्वल टू L2। L1 छोटी है L2 से, जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है, L1 तो ये है, L2 ये है,
करेक्ट। सो हम L2 को सपोज क्या लिख लेते हैं, L1 से थोड़ा सा ज्यादा लेंथ, डेल्टा L। अब क्योंकि ये सेम नहीं है तो इस वजह से x पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे S1 और S2 से, उनका फेज सेम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, S1 से x पर पहुंचने वाला, अब हमने a को एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि a से तो वो निकल चुके हैं, अब वो कहां पर पहुंच चुके हैं, S1 और S2 पे। तब तक फेज में कोई चेंज नहीं आया था, शुरुआत जो फेज में चेंज आना स्टार्ट होगा वो अब होगा। इसलिए S1 से जब x में पहुंचेगा, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह से पहुंच रहा है, तो हमारे पास में जो वेव लाइक सोल्यूशन होते हैं वही अपन यूज करेंगे। और वेव लाइक सोल्यूशन हमारे पास में एक प्लेन वेव की तरह पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, उसमें एम्पलीट्यूड होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी एंड माइनस के एक्स करते हैं, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो भी लिखना चाहो, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हमें पता ही है। सो सपोज x1 से x पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एम्पलीट्यूड है मान लीजिए b, फिर यहाँ पे अपन ने लिखा है एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे ओपन करो e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी है, वो यहाँ लिखा हुआ है माइनस आयोटा ओमेगा टी, और x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, L1, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो L1 लेंथ ट्रेवल कर रहा है। सो e रेस टू पावर आयोटा के L1 आ जाएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। अब L2 की वैल्यू मान लीजिए L1 प्लस डेल्टा L है, और डेल्टा L की वैल्यू जो होगी वो d साइन थीटा होगी, और थीटा की वैल्यू x अपॉन L होगी। अब ये वैसे तो बीएससी में पढ़ा रखा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, डेल्टा L की वैल्यू जो होगी वो d साइन थीटा आपके पास में कैसे आएगी। तो ये डायग्राम पे वापस चलो, और हमारे पास में ये स्क्रीन है, यहाँ पर हमें पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास में L1 है, और ये हमारे पास में L2 है। इस L1 से L1 पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये डिस्टेंसेस तो सेम हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो कितनी हुई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये इट विल बिहेव लाइक एन आर्क, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो ये लेंथ हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक की, दिस लेंथ इज डेल्टा L, ये अपन को बताना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इफ दिस इज द डिस्टेंस D, करेक्ट, ये हमारे पास मान लीजिए D है, तो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और ये सपोज आपके पास D है, और ये आपके पास डेल्टा L है। तो यहाँ से अपन साइन थीटा निकालते हैं, सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ रही है, D साइन थीटा। और हमारे पास में अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा अगर बहुत छोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली D इंटू थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा लिखते टाइम पे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन बना देती हूँ, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक लाइन बना दी, एंड और एक यहाँ पर, ये सपोज ये हमारी डिस्टेंस है, और एक हमारी ये वैल्यू है। तो यहाँ पे आपके पास ये L है, और ये आपके पास में D है। तो यहाँ ज्योमेट्री से देख लेना, ये एंगल थीटा ही आएगा। तो यहाँ से टेन थीटा निकालो, टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, D बाई एल हो जाएगा, या एक्स बाई एल होगा, D बाई एल होगा या एक्स बाई एल होगा, एक्स बाई एल होगा, क्योंकि स्क्रीन पे तो एक्स है ना हमारे पास में, सॉरी ये डी नहीं होगा हमें, ओ ओके ओके ओके, हमारे पास में हमें एक्स से लेना है, मैंने S2 से लिया, ये गलती कर दी, जस्ट अ मिनट। S2 से क्यों लिया अपन ने, अपन को तो ओरिजिन से लेना है ना, ठीक है, अपन ओरिजिन से लेते हैं। सो ओरिजिन हमारा बोल रहा है यहाँ से आ रहा है आपका, ओरिजिन की लाइन ये है, ठीक है, ओरिजिन की लाइन यही समझ लेते हैं, ओके। और ये हमारा एक्स है, सो दिस इज एक्स, ये हमारा एक्स डिस्टेंस हो जाएगा वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, L। तो यहाँ से अपन इसको एक ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे, ज्योमेट्री से आप देख लेना, ये एंगल भी आपके पास क्या आएगा, थीटा के इक्वल आएगा। सो यहाँ से टेन टेन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन कैपिटल L। सो हमारे पास में ये जो लेंथ है D साइन थीटा, दिस इज D साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू D टेन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू D, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन L। अब ये
ज्योमेट्री अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बीएससी वाली क्वांटम मैकेनिक्स की मेरी प्लेलिस्ट देख लेना और उसमें यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट देख लेना, शायद उसमें आई होप किया हुआ होगा। एनीवेज, सो हम यहाँ पर आ गए, थीटा हमें मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देते हैं। अब हम एक्स ए की वैल्यू निकालते हैं। एक्स ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, एक्स एस वन और यहाँ पे एस वन ए। एक्स ए की वैल्यू निकालनी है ना हमें। इक्वेशन 3.30 को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में यहाँ पे एक्स ए आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ध्यान से देखना क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक तो एक्स एस आई है। अब इस पे समेशन लगा हुआ है, तो इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स एस वन प्लस एक्स, समेशन हटा दो, एस टू। एक्स एक्स वन की वैल्यू हमने निकाल ली, एक्स एक्स टू वैल्यू निकाल ली, और ये जो दूसरा एम्पलीट्यूड है ये फेज में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये किस में है, एस वर्सेस ए में। जब ए से एस में पहुंचा था इलेक्ट्रॉन, तो चाहे वो एस वन हो या एस टू हो, दोनों की वजह से कोई फेज चेंज नहीं आ रहा था, फेज सेम था। इसलिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फेज इसकी वजह से नहीं आएगा, तो उस एम्पलीट्यूड को आप सिंपली बी एम्पलीट्यूड रख सकते हो, क्योंकि उसमें फेज वाला टर्म नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, बी तो आएगा ही आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करोगे, जो टर्म कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास ये टर्म बच गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दिया है, अब आप इसका स्क्वायर खुद करते रहना और सॉल्व करते रहना, ये इसका मोड ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पर मोड ऑफ स्क्वायर है, तो क्या करोगे, ई की पावर माइनस आई थीटा है, ई की पावर माइनस आई थीटा है, इसको कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिख देना, यहाँ पर ई की पावर आई थीटा है, उसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख देना, और इसका स्क्वायर कर देना, है ना। मोड का स्क्वायर है, हमें तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, सो मैं स्क्वायर नहीं कर रही हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लगाओगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा कोस स्क्वायर में। ठीक है, और बाकी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर के डी साइन थीटा बाय 2 है, उसकी जगह हमारे पास के बाय 2 की जगह हमने लिखा है पाई बाय लेमडा, बिकॉज वी नो के इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई बाय लेमडा, तो 2 को नीचे लेके आएंगे, के बाय 2 की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाय लेमडा। आई होप ये वाली चीज आप खुद कर सकते हो। तो और ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमने यहाँ पर जो दूसरा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड लिखा है, ये इसकी वजह से कोई फेज में चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि ए सोर्स से स्लिट एस वन एंड एस टू सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड लिखा है वो सिर्फ इस टर्म में लिखा है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, करेक्ट। अब देखो हमारे पास में यहाँ पर ये इतनी जो थ्योरी लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना, इसका पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो पार्टिकल है वो हमारे पास में डिस्टिंग्विशेबल हो चाहे इनडिस्टिंग्विशेबल हो, उससे हमारी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप बस इसका रिजल्ट याद रखना कि अगर कोई हमारे पास में बीच में इंटरमीडिएट स्टेट आती है, जैसे कि ऐसा ही आया था, शुरुआत ए से था, फाइनल एक्स था, बीच में स्लिट आ गई थी एस आई, एस वन या एस टू, तो इंटरमीडिएट स्टेट आई इनडिस्टिंग्विशेबल हो चाहे डिस्टिंग्विशेबल हो, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास में। अब हम इसका सेकेंड एग्जांपल करेंगे, ब्यूटीफुल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हम करेंगे डिफ्रेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम क्रिस्टल, क्रिस्टल रखा हुआ है और न्यूट्रॉन जो है उस क्रिस्टल से डिफ्रेक्ट होके और जाते हैं डिटेक्टर के पास में। ठीक है, इसमें देखो ध्यान रखना, अ न्यूट्रॉन emerging at angle theta may have scattered from any of the n nuclei in the crystal। सपोज कोई न्यूट्रॉन आया, है ना, और क्रिस्टल के पास में कितने न्यूक्लियाई है, एन न्यूक्लियाई है, इन एन में से ये न्यूट्रॉन किसी से भी टकराया और डिटेक्टर की तरफ चला गया, तो एम्पलीट्यूड जो हमें लेना है वो एम्पलीट्यूड किस तरह से दिया जाएगा, इस तरह से दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन हमें देखना पड़ेगा, समेशन पूरे एन न्यूक्लियाई पे है, क्योंकि वो एन में से किसी से भी स्कैटर हो सकता है, तो हमें सबका मिक्सचर लेना पड़ेगा, सबका सुपरपोजिशन लेना पड़ेगा, लीनियर। आई एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले आई एस को देखते हैं, इट इज द एम्पलीट्यूड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द न्यूट्रॉन फ्रॉम द सोर्स, एस फोर सोर्स, सबसे पहले वो सोर्स से निकला होगा और आईएथ न्यूक्लियस के पास पहुंचा होगा, यहाँ पे आईएथ न्यूक्लियस है, ठीक है, किसी आईएथ न्यूक्लियस के पास पहुंचा, सोर्स से निकल के आईएथ न्यूक्लियस के पास पहुंचा, और आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रही है, जो कि हमें पता ही है, क्योंकि न्यूक्लियस कितने, न्यूक्लियाई कितने वहां पे, एन है। ठीक है, नाउ ए थीटा इज द एम्पलीट्यूड फॉर स्कैटरिंग फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियस थ्रू एट एंगल थीटा।
हमारे पास जब स्कैटरिंग होती है तो स्कैटरिंग होने के बाद जो पार्टिकल आता है उसमें एम्पलीट्यूड भी आएगा उस पार्टिकल की, क्योंकि टकराने के बाद जब पार्टिकल पहुंचेगा तो जो ए थीटा है वो थीटा एंगल पर जाने वाले न्यूट्रॉन्स का एम्पलीट्यूड बताता है। तो यहाँ पर तो ये तो एम्पलीट्यूड है। अब थीटा आई क्या करेगा, अब जब ये आईएथ न्यूक्लियस के पास में आ गया, अब इसको आईएथ न्यूक्लियस से टकरा के अब किसके पास जाना है, डिटेक्टर के पास जाना है। और डिटेक्टर कहाँ पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे। तो ये आई से निकलेगा, मतलब आईएथ न्यूक्लियस से टकरा के निकल रहा है और कहाँ पहुंच रहा है, थीटा एंगल पर जहां पर डिटेक्टर रखा हुआ है। सो थीटा आई इज द एम्पलीट्यूड फॉर प्रोपेगेशन टू अ डिटेक्टर लोकेटेड एट एंगल थीटा। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया है। अगर मान लीजिए अलग अलग एंगल रखें तो अलग अलग डिटेक्टर रखने पड़ेंगे अपन को। सो बिकॉज द न्यूक्लियाई आर रेगुलरली स्पेस्ड, द एम्पलीट्यूड थीटा आई प्लस वन, थीटा आई प्लस टू, ये आई प्लस वन ये सब न्यूक्लियाई के लिए है। डिफर बाय फिक्स्ड फेज, क्योंकि सारे न्यूक्लियाई जो है क्रिस्टल में अरेंज है सेम स्पेस में, तो इन सबके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा, सेम ही आएगा। बट एन इज वेरी लार्ज, फाई विल बी वेरी स्मॉल एक्सेप्ट इन द केस वेयर द फेज एंगल इज 2 पाई। जहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझ में आएगा ये चीज। अब देखो न्यूक्लियाई में हमने स्पिन को कंसिडर नहीं किया था, ये स्पिन हाफ पार्टिकल है। तो अब क्या करेंगे, इट इज पॉसिबल दैट द न्यूट्रॉन एंड द न्यूक्लियस विल फ्लिप देयर स्पिन इन द स्कैटरिंग प्रोसेस। सपोज न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से टकराया, तो टकराने के दौरान हो सकता है न्यूट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाए, या हो सकता है न्यूट्रॉन का ना हो, न्यूक्लियस का स्पिन चेंज, मतलब स्पिन जो है वो फ्लिप हो सकता है। तो 3.8 बी में देखो एक बार, 3.8 डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। इसमें बी डायग्राम में देखो, ये क्रिस्टल के स्पिन थे हमारे पास में, ये तो न्यूट्रॉन का स्पिन है। न्यूट्रॉन मतलब बिफोर स्कैटरिंग की पिक्चर देखो, न्यूट्रॉन हमारा ऐसा था और क्रिस्टल के सारे न्यूक्लियाई डाउन स्पिन में थे। आफ्टर स्कैटरिंग क्या हुआ, अगर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व करना है, स्पिन मोमेंटम भी कंजर्व होता है, तो अगर न्यूट्रॉन ने अपना स्पिन फ्लिप कर लिया तो किसी न किसी एक न्यूक्लियाई को अपना स्पिन फ्लिप करना पड़ेगा, सो दैट टोटल स्पिन हमारा कंजर्व रहे। सो न्यूट्रॉन स्पिन अगर डाउन हुआ स्कैटरिंग के बाद में, तो इन सारे न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस अपना स्पिन फ्लिप करेगा ही करेगा। तो जब न्यूट्रॉन ने अपना स्पिन फ्लिप नहीं किया था, मतलब ओरिजिनली न्यूट्रॉन का स्पिन ये था और सारे क्रिस्टल के न्यूक्लियाई डाउन स्पिन में थे बिफोर स्कैटरिंग, आफ्टर स्कैटरिंग अगर न्यूट्रॉन जो है वो डाउन स्पिन में हो गया तो वो किसी न किसी एक न्यूक्लियस के स्पिन को फ्लिप कर देगा। सो ये पिक्चर आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पिक्चर तो आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। सपोज दैट केथ न्यूक्लियस फ्लिप्ड इस स्पिन, केथ न्यूक्लियस था उसने अपना स्पिन को फ्लिप कर दिया। इन प्रिंसिपल देन वी कुड टेल दैट स्कैटरिंग अकर्ड ऑन द केथ न्यूक्लियस। तो जाहिर सी बात हमें पता चल जाएगा कि जो न्यूट्रॉन था वो किससे टकराया, केथ न्यूक्लियस से टकराया, क्योंकि स्पिन अगर केथ न्यूक्लियस का चेंज हुआ है इसका मतलब इंटरेक्शन उसी के साथ हुआ है। That the spin flip amplitudes for scattering from any one of the n nuclei would be distinguishable। तो हमें पता चल गया, डिस्टिंग्विशेबल हो गया कि kth न्यूक्लियाई से उसका स्कैटरिंग हुआ है। तो the probability of observing a particle at angle theta is different for the non flip and spin flip cases। तो दोनों केसेस में, यानी अगर हमारा न्यूट्रॉन टक्कर के बाद में अपना स्पिन चेंज करता है तब प्रोबेबिलिटी, और नहीं चेंज करता है तब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे। सो इस कंडीशन में पी थीटा, अगर हमारा न्यूट्रॉन जो है वो स्कैटरिंग कर लेता है लेकिन स्कैटरिंग के बाद में अपना स्पिन चेंज नहीं करता है, तब एम्पलीट्यूड मान लीजिए कितना है, ए थीटा है। सो ए थीटा का स्क्वायर आएगा, और ये वाली पार्ट जो है ये हमने ऊपर अभी लिख रखी थी एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या निकाला था अपन ने, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था हमारा थीटा आई, ए थीटा एंड आई एस, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड था। तो यहाँ पर ए थीटा का स्क्वायर जो है वो बाहर ले लिया गया है क्योंकि उसमें आई नहीं है, और जिसमें आई है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को अंदर डाल दिया और इन पे समेशन लगा दिया। ये नॉन फ्लिप के केस में है। अगर स्पिन फ्लिप होता है तो मान लीजिए एम्पलीट्यूड बी थीटा आता है, तो सिचुएशन ये हो जाएगी हमारी, दोनों हमें डिफरेंट मिल गई। अब देखो हमारे पास में फेज की बात करते हैं। बी थीटा रिप्रेजेंट्स द स्पिन फ्लिप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। द इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन द स्पिन फ्लिप केस and the peaks are washed out, even though we have no practical way of finding out from which nucleus the neutron scattered. Nature has given this information away by flipping the spin, thus the अरे यार ये कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक फेज की बात बताना चाह रही थी कि यहाँ पे, अच्छा फेज की बात हमारी ऊपर छूट गई क्या, फेज के बारे में भी हमें कुछ बोलना था। हाँ यहाँ पे देखो फेज की चीज हमारी पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज छूट गई। Since n is very large,
phi theta will be very small except in the case where the phase angle is 2 pi as shown in figure 3.8a. In that case, sharp peaks appear at distance angle as shown in figure 3.9. देखो मैं बताती हूँ आपको, ये नीचे वाला डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, करेक्ट। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज की वजह से रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज हमारा स्कैटरिंग के दौरान जैसे जैसे स्कैटरिंग हो रही है एन न्यूक्लियाई से, किसी भी टाइम पे न्यूट्रॉन का फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे जो जितने भी एरो है, ये फर्स्ट एरो है, सेकंड वाला है, थर्ड वाली स्कैटरिंग है, फोर्थ स्कैटरिंग है, फिफ्थ स्कैटरिंग है, सिक्स स्कैटरिंग है, इन सबके फेज सेम है। अगर इनके सबके फेज सेम है तो पहले वाला जो एरो होगा और सेकंड वाला एरो होगा, इन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, इसलिए दोनों सेम लाइन पे होंगे, तो हमें शार्प पीक मिल रही है, तो इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग पीक होगी और हमें फाई थीटा मिल रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हमारा फेज डिफरेंस आता जाए, स्कैटरिंग में फेज चेंज होता जाए, तो देखो आपके पास में पहला एरो आपको यहाँ मिलेगा, तो दूसरा जो एरो होगा वो इसके साथ किसी एंगल पे होगा, तीसरा एरो इसके साथ किसी एंगल पे होगा, चौथा एरो इसके साथ किसी एंगल पे होगा, फिफ्थ कोई एंगल पे होगा, सिक्स कोई एंगल पे होगा। सपोज 6 न्यूक्लियस है, तो आपका इनिशियल और फाइनल टोटल आपके पास में एम्पलीट्यूड की लेंथ कितनी मिली। अब ये देखो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना मिला, लेंथ इतनी मिली, जबकि यहाँ पर आपको इतनी लंबी मिली। तो ये फेज का इफेक्ट है, ये हमारे फेज का इफेक्ट है, किस पे, सुपरपोजिशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स पे फेज का इफेक्ट है। वेल दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आपको ये पीक्स मिल रही है, ये आपको याद नहीं रखना, तो ये दो एग्जांपल जो है ये सुपरपोजिशन ऑफ एम्पलीट्यूड में आपको बताने हैं। थैंक यू सो मच।